हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8 हिस्ट्री का। अशोका द एम्परर हु गिव अप वार। इतिहास अशोक का युद्ध छोड़ने वाले सम्राट के बारे में आज अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बारे में अपन देखते हैं कि वैदिक काल के अंत तक भारत गंगा के मैदानों में फैली आर्य आदिवासी बस्तियां जनपदों जैसे प्रादेशिक भागों में बढ़ गई थी। अनेक प्रकार के जनपद उत्पन्न हो गए थे और उन जनपदों के माध्यम से जनता वहाँ पे जो आर्य थे वो आदिवासी बस्तियां रहने लग गई थी। सबसे शक्तिशाली जनपदों में से एक मौर्य के अधीन मगध था, यानी कि सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था और उसमें आदिवासी बस्तियां रहने लग गई थी। अब अपन बात करते हैं कि मगध का उदय, मगध जो जनपद था उसका उदय कैसे हुआ। मगध का उदय गंगा नदी के किनारे उपजाऊ मैदानों के लिए जिम्मेदार है। गंगा नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वो मगध जनपद के रूप में जाना जाता था। राजा बृहदस्त मगध के पहले शासक थे। वहाँ के राजा बृहदस्त मगध के पहले शासक थे। हरियाणा का राजवंश के राजा बिंबिसार का शिशुगंगा राजवंश ने उखाड़ फेंका था। अंतिम शिशुगंगा शासक अशोका की हत्या 345 ईसा पूर्व के पहले नंद शासक महापदानंद ने की थी। ये इस प्रकार से मगध का जनपद का उदय हुआ था। चाणक्य को अपमानित करने वाले नंद शासक को चंद्रगुप्त ने उखाड़ फेंका था, जिन्होंने 321 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी के साथ में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने की थी। पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन और तक्षशिला भी गुप्त राज में महत्वपूर्ण शहर थे। जो उज्जैन और तक्षशिला ये काफ़ी मौर्य काल में महत्वपूर्ण शहर थे। तक्षशिला मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था, जबकि उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर था। तो ये दोनों थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर थे शिक्षा के क्षेत्र में भी। इस प्रकार से तक्षशिला मध्य एशिया के उत्तर पश्चिम में और उज्जैन उत्तर दक्षिण मार्ग पर स्थित था। चंद्रगुप्त ने पंजाब, गुजरात, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने 305 ईसा पूर्व में ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। और इसके बाद चंद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया था। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास जितने भी साम्राज्य थे उन पर आक्रमण उन्होंने कर लिया था। चंद्रगुप्त साम्राज्य बंगाल से अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप तक विस्तारित था। भारत को एकजुट करने के लिए चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र से एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन की स्थापना भी की थी। 25 साल के बाद चंद्रगुप्त जैन तपस्वी बने और उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को अपना राज दे दिया, जिन्होंने दक्षिण की ओर विस्तारित किया। 25 साल के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को वहाँ का साम्राज्य सौंप दिया और उन्होंने दक्षिण की ओर विस्तारित किया, यानी कि दक्षिण की तरफ जो भी साम्राज्य थे उन पर आक्रमण किया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अशोक एक योद्धा से शांति के दूत कैसे बने थे। अशोका फ्रॉम ए वॉरियर इज मैसेंजर ऑफ पीस, यानी कि अशोक एक योद्धा था लेकिन वो शांति के दूत कैसे बने। बिंदुसार को उन्होंने अपने बेटे अशोक ने सफल किया, जो सबसे बड़े मौर्य सम्राट बने थे। अशोक के पुत्र बिंदुसार जो सबसे बड़े मौर्य सम्राट के रूप में नामित हुए थे। उन्होंने कलिंग के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया, कलिंग का युद्ध चलाया था। इसे हारने के बाद वह खून एक पुल देखा और इतना चला कि वह किसी भी अधिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। यानी कि कलिंग के युद्ध में काफ़ी लोगों का मृत्यु हुआ। इस चक्कर से अशोक ने युद्ध की प्रवृत्ति को त्याग दिया। बड़े पैमाने पर हत्या की दृष्टि अशोक को ले गई और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या की गई थी। इस प्रकार से अशोका ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बन गए थे अशोका। उसके बाद में उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करना शुरू कर दिया।
उस युद्ध कलिंग युद्ध के बाद में अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बुद्ध की शिक्षाओं को भारत के अनेक क्षेत्रों में उनका प्रसार और प्रसार भी किया। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका प्रसार और प्रसार किया। धम्म नामक उनका दर्शन सभी क्षेत्रों में फैला। अशोक ने धर्म में भगवान की पूजा या बलि का प्रदर्शन शामिल नहीं था। उन्होंने शांति, सहिष्णुता, हिंसा से दूर रहने, पशु बलि को रोकने और अपने आकांक्षों द्वारा दासों की सम्मान का प्रचार किया। यानी कि अशोक ने शांति और सहिष्णुता, हिंसा से दूर रहने और पशु बलि को रोकने पर भी दबाव लगाया। उन्होंने लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में सिखाने के लिए श्रीलंका, बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में धम्म महामत नामक मिशनरियों को भी भेजा। अब अपन देखते हैं कि मौर्य प्रशासन, यानी कि जो मौर्य प्रशासन था वो किस प्रकार से, मौर्य जो एडमिनिस्ट्रेशन था यानी किस प्रकार से वो अपना प्रशासन लागू करते थे। केंद्रीय प्रशासन का नेतृत्व राजा कर रहे थे, जो सर्वोच्च न्यायाधीश और कानून दाता थे। पाटलिपुत्र में शाही राजधानी के साथ में मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया गया था। पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र सम्राट के सीधे नियंत्रण में था, यानी कि 4 भागों में मौर्य प्रशासन को बांट दिया गया था और पाटलिपुत्र के जो आसपास का क्षेत्र था वो सम्राट के अशोक के नियंत्रण में था। प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व एक राज्यपाल करते थे, जो आमतौर पर कुमार या आर्यपुरा होते थे। कुमार को महातास्य या मंत्रिपरिषद की मदद की आवश्यकता होती थी। प्रांतों को जिले या जनपद में बांटा गया था। इनमें प्रादेशिका, राजुका, युक्ता नामक 3 महत्वपूर्ण अधिकारी इनमें बढ़ा दिए गए थे, यानी कि प्रांतों को जिले या जनपद के रूप में बांट दिया गया था। टैक्स वसूलने के लिए यानी कि कर वसूलने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई थी और अधिकारियों ने शासकों के आदेशों की अवहेलना करने वालों को भी दंडित किया। इसमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया गया था और क्षेत्रीय शक्ति के केंद्रों को किले या जो दुर्ग से संरक्षित किया गया था, बल्कि राज्य संचालन का खजाना कोषा के साथ वित्त पोषित कर दिया गया था। अब अपन देखते हैं कि मौर्य प्रशासन में जो मिलिट्री सिस्टम था, सैन्य प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती थी। अशोका के शासनकाल में मौर्य ने एक शक्तिशाली सेना की मदद से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। एक यूनानी दार्शनिक मैगथनीज ने 4 वर्षों तक अपने दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य की सेवा की और अपनी इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासन का वर्णन किया था। मैगथनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका और इस पुस्तक में उन्होंने मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त के प्रशासन का इन्होंने वर्णन किया था। चाणक्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के सैनिकों का उल्लेख किया गया था। चाणक्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र, इसमें वंशानुगत वर्ग भाड़े के सैनिक किसी भी सरकार के लिए लड़ने के उत्सुक नहीं, जिन्होंने उनकी सेवाओं को लगाया और कारीगर किया। 4 सेना में 6 लाख इंफैक्ट्री, 30,000 घुड़सवार, 3,000 रथ और 9,000 हाथी इसमें शामिल थे। ये वर्णन चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया। सेना प्रशासन एक कमांडर इन चीफ के अधीन होता था। सैन्य प्रशासन देखभाल के लिए 6 विशेष विभाग थे। अब अपन देखते हैं कि अचीवमेंट ऑफ मौर्य, कि मौर्य शासन की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि मौर्य का मुख्य व्यवसाय था। जो एग्रीकल्चर था वो मौर्य प्रशासन में सबसे मुख्य व्यवसाय था। इसके अलावा व्यापारी भी बड़ी संख्या में मिले हैं। समाज में विभाजन लोगों के लिए विभिन्न व्यवसायों पर आधारित था। महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया था, हालांकि उनका सम्मान किया गया था, उन्होंने भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्तूपों, विहारों, खंभों, चट्टानों के रूप में मौर्य कला वास्तुकला बहुत ही लोकप्रिय रही थी। मैगथनीज, इंडिका और कौटिल्य का अर्धमौर्य के बारे में 2 कीमती सामान इसमें स्रोत प्राप्त हुए हैं। और अशोक की मौत के बाद राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था मौर्य प्रशासन। तो ये अशोका का मौर्य प्रशासन था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मौर्य प्रशासन के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि उनकी उपलब्धियाँ क्या थी, सैन्य शक्ति क्या थी, उनका प्रशासन क्या था और एक अशोका युद्ध के बाद में एक शांति के दूत कैसे बने। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।